इसी सत्ता के टेम्परेचर में दो खास मेहमान राजस्थान से जुड़े हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं श्याम सुंदर शर्मा जी जयपुर से, और हमारे साथ सूरज सोनी जी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी राजस्थान जयपुर से हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं, क्योंकि श्याम सुंदर शर्मा जी लगातार आप और हमारी वार्ता होती रही है और पूरे प्रकरण पर जिस तरह से आपने बेबाकी से अपनी राय रखी थी, लगभग वैसा ही सब चलता दिखा। ऐसे में क्योंकि अब हम बात करें, कोविड भी है और लगातार कोरोना बढ़ भी रहा है, और आप देखेंगे तो जिस तरह भीलवाड़ा के अंदर प्रयोग किए गए और ऐसा लगा था कि वास्तव में अब जो कोविड है, कोरोना है, उसे रोक दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे तो पूरे राजस्थान में कोरोना बढ़ रहा है। अब सबसे अहम एक सवाल है कि इस वक्त सबसे बड़ी जो बात है पंचायत चुनाव की बात है, और शायद आप पहले भी बोलते रहे कि पंचायत चुनाव को लेकर पहले ही वहाँ का जो सत्ता का टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा अप डाउन होता रहा, और लगातार विधायक कभी इस खेमे में, कभी उस खेमे में, कभी इस होटल में, कभी उस होटल में घूमते रहे। तो अब वर्तमान में आप वहाँ की सियासत को कैसे देखते हैं, और कोरोना को लेकर अब वहाँ क्या स्थिति है उसे आप कैसे देखते हैं? जी श्याम सुंदर शर्मा जी। देखिए परविंदर जी, जिस प्रकार से राजनीतिक हालात राजस्थान के बने हुए हैं, उससे लगता नहीं है कि बहुत जल्दी सुलह हो पाएगी। जी, चुनाव की डिक्लेरेशन राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव घोषित कर दिए हैं, और 4 चरणों में सरपंच के चुनाव होंगे, और इसके अलावा जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव होने हैं। तो पहला मतदान जो यहाँ पर होने जाना है वो 28 सितंबर को पहला चरण होगा, दूसरा चरण 4 अक्टूबर को होगा, तीसरा 10 अक्टूबर को होगा, चौथा चरण 15 अक्टूबर को होगा। ऐसी स्थिति में राजस्थान की राजनीति में जो कुछ हालात दिख रहे हैं, ये बात तो सही है कि सोनिया गांधी ने जिस प्रकार से चिंतन प्रकट की, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आकर के निश्चित रूप से सचिन पायलट को लाने में तो सफल हो गए, लेकिन जिस प्रकार से जल्दबाजी में संगठन के सारे पदाधिकारियों को हटा दिया गया, और हटाने के बाद जो हालात बने हैं आज मौजूदा स्थिति में, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और जो उन्होंने नए प्रदेश अध्यक्ष जो यूथ कांग्रेस के सेवा दल के बनाए थे वो है, और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने तो कारोबार भी संभाल लिया मना करने के बाद भी, लेकिन अभी तक सेवा दल और एनएसयूआई के अध्यक्ष नए ने कारोबार नहीं संभाला है। तो आप देखिएगा कि हमारे यहाँ जन सुनवाई का कार्यक्रम प्रभारी जी ने शुरू कर दिया है। पहले जयपुर में हुआ था क्योंकि राष्ट्रीय शोक हो गया था, इसलिए उन्हें स्थगित किया गया, और आज से फिर अजमेर संभाग में 5 संगठन जिला स्तर की बैठकें हुई है, और उन्होंने बातचीत सुनी है। देखिए राजस्थान में जी बिल्कुल ये सब शुरू हुआ है। आप लगातार एक बात कह रहे थे कि प्रभारी जो हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी, आप कह रहे थे कि प्रभारी जो हैं शायद वो उस तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाए जिस तरीके का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था। अब अजय माकन आए हैं, तो अजय माकन को लेकर क्या राजनेताओं में चर्चा है? क्योंकि अजय माकन दिल्ली के अंदर उस स्थिति को बकायदा फेस कर चुके थे। सबको पता है कि अजय माकन को भी किस तरीके से यहाँ अपने आप को बचाना भारी पड़ा हुआ था, लगातार वो भी विवादों में रहे थे। ऐसे में उनको वहाँ भेजा गया है क्योंकि वो कहते हैं ना कि खेले खाए आदमी थे, और बहुत सारी स्थिति दिल्ली में वो देख चुके थे, उनके साथ भी कुछ इसी तरीके के विवाद रहे थे। अब आपको क्या लगता है, जैसे आप बता रहे हैं उससे तो लगता है कि चिंगारी अभी बुझी नहीं, चिंगारी कभी भी भड़क सकती है। तो बड़ी, मैं कहूँगा कि चुनाव के बाद दोबारा से कहीं और मुखर चीज़ें ना हो जाएं, क्योंकि अब सबसे अहम बात यह है कि आखिर जो लोगों को हटाया गया है उस खेमे को संतुष्ट कैसे किया जाए। तो आपको लगता है कि अजय माकन उस चीज़ को कर पाएंगे? और क्योंकि राजस्थान में वरिष्ठ भी बहुत सारे लोग हैं और बड़े भारी लोग भी राजस्थान में हैं, ऐसे में अजय माकन क्या कर पाते हैं, ये भी अपने आप में बड़ा खास रहने वाला है। कैसे देखते हैं आप अजय माकन को अब के दौर में, कि वो क्या नया कर पाएंगे कि दोबारा से चिंगारी ना भड़के? जी देखिए परविंदर जी, जिस प्रकार से अजय माकन ने आने के बाद कहा कि मैं संभाग स्तर की बैठक लूंगा,
और जयपुर में पहले बैठक की, उसके बाद आज अजमेर में बैठक करने के बाद वो आज अजमेर शहर, अजमेर देहात जिला, भीलवाड़ा, इसके अलावा नागौर और सबसे लास्ट में टोंक जो कि सचिन पायलट का क्षेत्र आता है, उसकी सुनवाई की। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि इंडिविजुअल बातचीत करेंगे। आज देखिए क्या कि अजमेर में डॉक्टर रघु शर्मा जो कि केकड़ी से आते हैं, चिकित्सा मंत्री हैं, और सचिन पायलट ग्रुप के राकेश पारिक हैं जो कि देखिए क्या पहले सेवादल के संगठन संयोजक थे। उन दोनों के कार्यकर्ताओं में आपस में भिड़ंत भी हुई, नारेबाजी भी हुई। उसके बाद पुलिस को अरेस्ट करके ले जाना पड़ा कार्यकर्ताओं को सचिन पायलट के, और उसको फिर छुड़वाया गया। अजय माकन ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस स्वीकार किया कि हाँ शुरुआत में कुछ हुई थी टसल, आपस में समन्वय हुआ, उसके बाद अब स्थिति ठीक हुई है। लेकिन ये बात नहीं कह पाए वो सीधे तौर पर कि संगठन में अंतर विरोध, अंतर कलह नहीं है, क्योंकि अजमेर से सचिन पायलट खुद लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, खुद सांसद रह चुके हैं और एक बार हारे भी हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके समर्थक अजमेर में हैं, इसमें दो राय नहीं है। और सचिन पायलट के साथ साथ अशोक गहलोत के समर्थक भी हैं। तो ऐसी स्थिति में जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष को पीछे पीछे रखना, बात करना, प्रदेश अध्यक्ष को नहीं ले जाना चाहिए। आप क्योंकि प्रभारी जा रहे हैं तो इंडिविजुअल स्तर पे जाएं और बातचीत करें। आप क्योंकि रिपोर्ट में किस प्रकार से बातचीत हो, ये एक स्पष्टता आई। जयपुर में भी कई बार ये बात चली थी कि प्रभारी जी को मौजूद नहीं रहना चाहिए। देखिए खुद दीपेंद्र सिंह शेखावत, हेमाराम चौधरी जो दोनों पूर्व मंत्री हैं और विधानसभा अध्यक्ष रहे, सचिन पायलट ग्रुप के कहा कि आप प्रदेश अध्यक्ष के सामने प्रभारी से हम कैसे बातचीत करेंगे। तो उनको जाना पड़ा मजबूरी में। तो निश्चित रूप से मान के चलिए आंतरिक कलह है, उसको किस प्रकार से निपटाएंगे। सचिन पायलट में ये तो योग्यता है कि वो देखिए वो अजमेर नहीं गए, अब प्रभारी के पीछे नहीं लगे, वो अपना स्टेटस निश्चित रूप से बनाए हुए हैं। लेकिन अशोक गहलोत ग्रुप के लोग चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से ये सामने आए कि सचिन पायलट काम नहीं कर रहे। अब देखिए उन्होंने एक दिन पहले ही घोषणा कर दी कि मुख्यमंत्री कार्यालय अब 1 महीने तक नहीं मिलेगा, कोविड की स्थिति खराब है। अब देखिए कोविड की स्थिति निश्चित रूप से खराब कही जा सकती है। राजस्थान में मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि हमने इलाज की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन हकीकत में आप अस्पताल में जाके जब देखेंगे तो डॉक्टर्स जिस प्रकार से सरकारी डॉक्टर जांचों के नाम पे लोगों को लुटवा रहे हैं, उसको रोकने चाहिए। जांच निःशुल्क सरकारी अस्पताल में, लेकिन उसका सीमित दायरा होने के कारण जांचें नहीं हो पा रही है। सक्षम व्यक्ति और गरीब तो करा ही नहीं पा रहा जांच। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री को चाहिए कि वह डॉक्टर्स को पाबंदी करें कि वो निजी लैबों में जांचें नहीं कराए बेफालतू की, और आम लोगों को लुटवाने से सवाल है कि जिस तरह से ये हो रहा है श्याम सुंदर शर्मा जी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और हमारे साथ सूरज भी हैं, सूरज सोनी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सूरज जी, अगर आप देखें जिस तरह श्याम सुंदर शर्मा जी ने एक बड़ा अहम एक सवाल उठाया है कि सबसे अहम है आज की तारीख में कोरोना को लेकर जो स्थिति है उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए। ऐसे में हम केवल अंतर्कलह में उलझकर बीते कई महीनों से उसी से पार पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल एकदम से ऐसी स्थिति है कि भाई जो महामारी है पहले उससे निपटना चाहिए, या पहले आप अपना घर संवारने में जुटे हैं। तो ऐसे सभी लोगों को देखना चाहिए कि वास्तविकता में पहले तो जो राजस्थान के लोगों को बचाने की मुहिम है उसे चलाई जानी चाहिए, उसके बाद कुर्सी की तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन राजस्थान में उल्टा असर देखने को मिला। जब कोविड चरम पर था तो वहां पर कुर्सी बचाओ, कुर्सी गिराओ, कुर्सी खींचो, इसे हटाओ, उसे लगाओ, ये अभियान चला हुआ था। तो ऐसे में जो आम जनमानस है वो कैसे सरकार पर विश्वास कर पाएगा कि जो लोग अपने ही द्वंद्व में उलझे हुए हैं उन लोगों के बीच में आज जो स्थिति है आप देखें तो सूरज जी लगातार कोरोना बढ़ रहा है और ये तो बड़ी बुरी स्थिति हो जाएगी अगर जांच भी ढंग से नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो बनती है वो वास्तव में सरकार की बनती है और सरकार के मुखिया, क्योंकि वहां पे बड़े समझदार मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ऐसे में अगर ऐसी स्थितियां होंगी तो कैसे देखते हैं आप इन सब चीजों को, और आम जनमानस क्या सोचता है राजस्थान में, क्योंकि इस तरीके की परंपराएं राजस्थान में रही नहीं। अधिकतर की सरकार इसकी गिरा दी जाए, सरकार से इधर से भगदड़ हो जाए, ये बहुत ज्यादा वहां होता नहीं है। जी सूरज जी।
देखिए, वैसे तो आमतौर पे परमेंद्र जी, जहाँ राजनीति होती है और पॉलिटिक्स में सत्ता संघर्ष एक आम बात है, और ये पहले भी होती रही है। न केवल राजस्थान, बल्कि आप देखिए कि देश के जो अन्य प्रांत है उनमें भी इस प्रकार के सत्ता संघर्ष देखने को मिले हैं। लेकिन चूंकि इस बार कांग्रेस विपक्ष में है और उनका जो नेतृत्व है, दिल्ली का जो आलाकमान है, वो इतना सशक्त नहीं है, तो उसके चलते हुए राजस्थान के अंदर ये जो सत्ता संघर्ष की स्थितियां बनी, ये पहले दिन से थी। ये तो क्योंकि आप देखिए कि इस बार ये माना जा रहा था, सचिन पायलट जब अध्यक्ष बन के आए थे आज के 6 साल पहले, तो उन्होंने कई जगह कई मंचों से ऐलान किया था कि मुझे कांग्रेस को उठाना है, कांग्रेस की जो 2 दर्जन की संख्या है उससे मैं और सत्ता तक पहुंचाऊंगा। तो बार बार उन्होंने मेहनत भी खूब की और घूमे फिरे, लेकिन कहीं न कहीं जो दूसरा खेमा था वो भी तैयार था। और वो जब लास्ट में चुनाव के बाद में जब बहुमत के आंकड़े के आसपास पहुंची कांग्रेस, तो उस समय आपने देखा कि दिल्ली में किस तरीके से भागदौड़ मची थी दोनों दलों की तरफ से, दोनों गुटों की तरफ से। और उसके बाद में डिक्लेयर तो कर दिया था अशोक गहलोत जी बनेंगे, लेकिन कहीं न कहीं जो चिंगारी थी उसको उन्होंने छोड़ दिया था, वो चिंगारी धधक ही रही थी। और विडंबना ये रही कि ये जो कोरोना का समय आया, तो ये राजस्थान की जनता के लिए तो बड़ा दुखद है कि इस तरह के जो माहौल बने, इस तरह के हालात बने कि जिन लोगों पे जिम्मेदारी थी, दायित्व थी लोगों की रक्षा करने का और लोगों को इस महामारी से, एपिडेमिक से बचाने का था, और वे तमाम अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए थे। जिन 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 मंत्रियों पे, जिन विधायकों पे ये दारोमदार था कि वो लोगों के बीच में खड़े रहेंगे। एक तो डर का माहौल और एक इतनी एपिडेमिक, और एपिडेमिक भी ऐसी जब कोई बचाव के उपाय नहीं हो आपके पास में, कोई टीके नहीं हो आपके पास में, कोई आपके पास में ऐसी दवाइयां नहीं आ रही हो, और ऐसे के अंदर मतलब लोग एक तो बीमारी से मरे, डर से मरे, और जिनको बचाना है वो होटलों में कह दोगे, तो ये विडंबना ही थी। तो मैं तो कहूंगा कि ये जो स्थितियां सत्ता दल की थी दोनों तरफ से ही, ये बड़ी मतलब जनमानस की नजर में तो ये गलत था। लेकिन हम बात करें राजनीति की, बात करें तो राजनीति के अंदर आप देखिए कि ये पहली बार नहीं हुआ है राजस्थान में। मैं आपको पीछे ले जाना चाहूंगा परमेंद्र जी, आप देखिए 98, 97 जब अशोक गहलोत राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय जो राजस्थान के स्थापित नेता थे, स्वाभाविक जो दावेदार थे मुख्यमंत्री पद के, वो वरिष्ठ नेता थे। परशुराम मदरेना जी भी थे, कोड़ा जी भी थे, और अन्य कई जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता थे वो भी थे। लेकिन अशोक गहलोत जब अध्यक्ष बने तो धीरे धीरे उन्होंने कई अपने जो कंपटीटर थे उनको पीछे छोड़ते हुए और वो मुख्यमंत्री बने। 2003 में सरकार कांग्रेस की चली गई, उसके बाद में दायित्व दूसरे लोगों के पास में आया संगठन का, और ये सारा जब दूसरा जिनका कार्यकाल था उस समय हम आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सीपी जोशी जी अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और अशोक गहलोत जो है वो नेता थे। तो उसके बाद में जब सीपी जोशी जी चुनाव हार गए और ये तय हुआ कि अशोक गहलोत ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उसके बाद में बार बार हमने कई बार बयान पढ़े सीपी जोशी जी के कि आई एम नॉट द फॉलोअर ऑफ अशोक गहलोत, मैं कोलैबोरेटर हूँ। और मैं उनका जो है इस तरह के बयान आए तो वो कई तरह की गुटबाजियां सामने आई, लेकिन इन तमाम इश्यूज लोगों ने देखे जब हालात कुछ और थे। लेकिन इस बार तो कोरोना काल के अंदर आप देखिए कि कैसे हालात बने, और हालात भी ऐसे बने कि मतलब जो मर्यादाएं थी वो तार तार हो गई। जी बिल्कुल, मर्यादाएं तो राजनीति में आजकल रोज ही तार तार हो रही हैं, और अगर हम देखें तो शब्दों की मर्यादाएं तो बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ हैं, इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं। श्याम सुंदर जी, शायद आपने भी कभी इस तरीके की अभद्र भाषाएं राजनीति में नहीं देखी होंगी जिस तरीके की आजकल देखने को आ रही है। और लगातार आप देखें तो लगातार आजकल कोरोना, रिया, कंगना, यही सब कुछ चल रहा है। इसके अलावा भी देश में बहुत कुछ है, और इसके अलावा भी भारत में बहुत सारी समस्याएं हैं, उन पर बात होनी चाहिए, उन पर काम होना चाहिए। वास्तव में कोरोना के हालात बहुत बुरे हैं, और अगर श्याम सुंदर शर्मा जी देखा जाए, कोरोना तो है ही है, और कह भी रहे हैं लोग बात कि हमें कोरोना को साथ में लेकर ही आगे बढ़ना होगा, और इसी में हमें अपना आगे का जो हम ये कहेंगे गतिविधियां तय करनी होगी। उसके अलावा अगर हम देखें, जिस तरह आपने कहा कि अभी पंचायत चुनाव होने जा रहा है, उसमें बीजेपी की कैसे स्थिति है और क्या देखते हैं आप? क्योंकि जो ये सारा प्रकरण चला उसका कहीं ना कहीं जो लाभ है वो बीजेपी को
मिलता जरूर दिख रहा है, लेकिन अंदरूनी राजनीति वहां पर भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में कितना लाभ आपको लगता है कि इस पूरे प्रकरण का बीजेपी को मिलेगा, और बीजेपी की अपनी स्थिति वहां पर कितनी स्ट्रोंग है इस पंचायत चुनाव में? जी देखिए प्रवीण जी, जिस प्रकार के हालात बीजेपी में भी है, वहाँ भी अंतर किलो की स्थिति है। खुद वसुंधरा राजे को लेकर के बैठी थी, और संगठन के जो सह प्रभारी हैं वी सतीश ने बाकायदा उनकी बातचीत सुनी और कहा कि है क्या दिक्कत। अभी खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कोरोना से पीड़ित हैं और वो लाभ प्राप्त कर रहे हैं। विधायक, कई विधायक भी उनके हैं। इसके अलावा देखिए केंद्रीय मंत्री दोनों ही आज ही शेखावत जी तो आज ही वेदांता से ठीक होकर घर लौटे हैं दिल्ली में, वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कैलाश चौधरी हैं। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के नेता भी कोरोना से पीड़ित हैं, और उनके इलाज के लिए तो बेहतर व्यवस्था है, आप इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आम व्यक्ति के लिए इलाज कैसे हो, इसलिए सरकार को सोचना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने 15 तारीख तय की है कि वो विशेषज्ञों के साथ बैठ करके तय करेंगे, लेकिन जो विशेषज्ञ लुटवाने का काम कर रहे हैं उनको आपको निश्चित से नकेल डालने का काम करना पड़ेगा। जिस प्रकार से आपने प्रभारी मंत्री लगाए हैं, प्रभारी सचिव पहले लगाए थे, अब लगाइए आप जिले स्तर पर, उपखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर इसके काबू करने का प्रयास कीजिए। नहीं तो चुनाव के दौरान जो स्थिति खराब होगी, अब क्योंकि देखिए जब भारत के निर्वाचन आयोग ने बिहार के चुनाव डिक्लेयर कर दिए, तो राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग ने भी कहा कि अभी हम देखिएगा, पहले तो 3848 पंच और सरपंचों के चुनाव होंगे 4 चरणों में। उसके बाद जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य होंगे। इसी के बीच में देखिएगा कि अक्टूबर में हमारे यहाँ 129 शहरी निकाय के चुनाव होने हैं, जिसमें 7 मेयर हैं। 2 जयपुर के मेयर बनेंगे, 2 जोधपुर के बनेंगे, 2 कोटा के बनेंगे और 1 अजमेर का मेयर बनेगा। तो आप देखिएगा जिस तादाद में चुनाव में लोग सड़कों पर उतरेंगे, और संगठन की दृष्टि से कांग्रेस के पास कोई जिला अध्यक्ष नहीं है। आज की स्थिति में प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो चिंता का विषय यह है कि सबसे पहले प्रभारी जी को चाहिए कि जिला अध्यक्ष बनाए, जिला कमेटियां बनाए। नहीं चुनाव किसके बिहाफ पे लड़ोगे? आज जिस प्रकार से बातचीत हुई, तो आज देखिएगा कि उन्होंने प्रदेश प्रभारियों से बात की, बाकियों से बातचीत की, लेकिन आपके पास जब जिला अध्यक्ष ही नहीं है, मंडल अध्यक्ष ही नहीं है, तो आखिर ब्लॉक अध्यक्ष नहीं होगा तो चुनाव किसके बेस पे लड़ोगे? ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होगा। सरपंच और सरपंच के चुनाव तो सिंबल के आधार पर नहीं हो रहे, लेकिन जब जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव होंगे वो तो सिंबल के आधार पर होंगे, और शहरी निकाय के चुनाव सिंबल के आधार पर होंगे। दोनों ही पार्टी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। संगठन की दृष्टि से कमजोर है दोनों पार्टी। ऐसी स्थिति में कह देना, देखिएगा कि मैं मान के चलता हूं कि शहरी निकायों में भाजपा कुछ स्थानों पर अपना लेगी, और सत्ताधारी पार्टी कोशिश करेगी कि किसी प्रकार से सत्ता का उपयोग किया जाए और किस प्रकार से हम सत्ता में वापस से आए। जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव को लेकर के एक जो नए प्रभारी बन के आए हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर सफल हो जाते हैं, इसमें कांग्रेस को सत्ता में लाने में सफल हो जाते हैं, तो पहली चुनौती अजय माकन पास कर पाएंगे। अब यहाँ तो देखिएगा कि मना कर दिया सचिन पायलट ने कि केंद्रीय नेतृत्व में, केंद्र में जाऊंगा नहीं, राजस्थान में रहूंगा और राजस्थान में कोई पद नहीं लूंगा और काम करते हुए दिखाऊंगा। देखिए उन्होंने अभी हाल ही में जन्म दिवस बनाया, वर्ड ऑफ उसमें उन्होंने अपना रिकॉर्ड दर्ज करा दिया, खून सबसे ज्यादा उनके उसमें तय हुआ। तो एक देखिए उन्होंने प्रभावशाली तरीके से बताने का प्रयास किया, मैं किसी पद पे नहीं हूँ, तो भी पूरे प्रदेश में इस कोरोना काल में रक्तदान करके उन्होंने एक सामाजिक अच्छा काम करके दिखा दिया। बिल्कुल। तो ये बात तो निश्चित रूप से श्याम सुंदर शर्मा जी, जिस तरह आप बता रहे हैं, जिस तरीके की बातें हैं, उस तरीके से लगातार अगर हम देखें कि कोरोना को लेकर जो चुनाव होना है, मैं सूरज सोनी जी आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि जो कोरोना को लेकर जिस तरह चुनाव की बात हो रही है, पंचायत चुनाव सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ऐसे में जब कोरोना की हालत जो श्याम सुंदर शर्मा जी बता रहे हैं बड़ी डरावनी है, वहाँ अस्पतालों की हालत भी, तो ऐसे में कितनी तैयार दिखती हैं आपको जो सरकार है या मशीनरी मैं कहूँगा वहाँ की है कि ये चुनाव बड़े अच्छे ढंग से हो जाए, लोग बाहर निकल के आएँ
और लोग किसी भी तरीके से कोई कोविड पॉजिटिव ना हो पाए। ये बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा चुनौती आप कैसे देखते हैं, कैसे करा पाएंगे? क्योंकि ये ऐसी जगह है, गांव देहात, जहां पर आदमी फिर रुकता नहीं है, फिर ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसे में क्या तैयारियां दिख रही हैं आपको सरकार की? जी सूरज जी। देखिए, निश्चित तौर पे सत्ता संघर्ष का जो खामियाजा था वो हम भुगतते जा रहे हैं। पहले जो कोविड आया था उस समय पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन अब जो जिस तरीके से मौत के आंकड़े राजस्थान में बढ़ रहे हैं और जगह जगह से शिकायतें ये आ रही है, जो आंकड़ा सीएमएचओ का आ रहा है और जो आंकड़ा शमशान घाट से आ रहा है, दोनों आंकड़ों में बड़ा अंतर निकल के आ रहा है। मैं बड़ी बात बता रहा हूँ आपको परमेंद्र जी, जो आंकड़ा शमशान घाट से आ रहा है वो बड़ा आंकड़ा आ रहा है, और जो सत्ता सरकार का आंकड़ा आ रहा है वो कम आंकड़ा आ रहा है। लेकिन लोगों के आसपास में पहले तो मौतों का आंकड़ा नहीं था, और जब मौतों की संख्या बढ़ रही है तो एक डरावना सा माहौल बन चुका है। तो निश्चित तौर पे अभी जो शहरों की स्थिति है, जब निकाय के चुनाव होने हैं तो निश्चित तौर के अंदर ये घातक भी होगा, और दूसरा लोगों की जो पोलिंग है वो निश्चित तौर पे कम रहने वाली है। इसके साथ ही अब गाँव के अंदर भी जो कोविड के केस आने स्टार्ट हो गए हैं, तो जयपुर जिले के आसपास के जो गाँव है, पंचायतें, उन गाँव के अंदर से जो है कोविड के पॉजिटिव केस आ रहे हैं, कुछ कैजुअलिटी भी वहां पे हुई है। तो उसको देखते हुए सुरक्षित तो गांव भी नहीं है। तो ऐसे हालात जो है उसके अंदर लोगों को विश्वास ही नहीं है, क्योंकि सत्ता संघर्ष जो था वो एक बार कोविड उसके लिए ढाल बन करके एक बार रोक दिया गया है, लेकिन वो चिंगारियां अभी भड़की हुई है। और जिस तरीके से भी देखा, मैंने पहले भी कहा था कि जो आमतौर पर शिष्टाचार होता है राजनीति के अंदर, कितना ही गुटबाजी हो, कितना ही दोनों के अंदर मन में जो है विभेद हो, मतभेद हो, उसके बावजूद दिखाने के लिए एक सामान्य शिष्टाचार रखा जाता है। लेकिन इस बार ये शिष्टाचार टूटता हुआ दिखाई दिया है, खत्म होता हुआ दिखाई दिया है। अभी श्याम जी ने जो बात कही कि सचिन पायलट ने जिस तरीके से एक वो मैसेज दिया अपना जन्मदिन मना करके, तो उसके अंदर जो मैसेज आता है आमतौर के ऊपर कि हमने कहीं नहीं देखा, किसी अखबार में नहीं देखा कि मुख्यमंत्री ने उनको बधाई दी हो जन्मदिन की, या वो मुख्यमंत्री से मिले हो, या ऐसी कोई जो सुखद तस्वीर आनी चाहिए राजस्थान में कोविड को लेकर के। आपका कहना यही है कि जो सत्ता का टेम्परेचर है अभी भी बढ़ा हुआ है लगातार, और कहीं ना कहीं अभी भी जो हम कहेंगे जो बीच बचाओ या जो आपसी समझौता या कुछ भी आओ, अभी उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थिति है कि कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जाइएगा नहीं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। जी हाँ, राजस्थान में जो सत्ता का टेम्परेचर है वो बड़ा अप डाउन हो रहा है, और उसी पर आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ सूरज सोनी जी हैं वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं। श्याम सुंदर जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार एक बात, अभी जिस तरह सूरज सोनी जी ने बताया कि जो आपसी में कहूँगा भाईचारा था, या एक कहते हैं ना कि चलो वाद विवाद अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं बधाई दे देना जन्मदिन की, वो भी नहीं दिख रही है। तो इस तरीके से तो देखा जाए तो ये अपने आप में बड़ी आने वाले समय की ओर कुछ आहट नहीं सुनाई देती आपको कि ऐसा लग रहा है कि जो डील हुई है, चाहे वो कुछ भी हो, वापस आने में कुछ तो हुआ है, और वो जो कुछ तो हुआ है वो धीरे धीरे झलक रहा है। क्योंकि जिस तरह से बातें आ रही हैं छन छन कर, आप भी जो बता रहे हैं और सूरज सोनी जी जो बता रहे हैं, उसे लेकर लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है कि जिसमें जो सूबे के मुखिया हैं वो ज़रूर कहीं अभी असमंजस में है कि करना क्या है, और ये कह देना कि मुझे वहीं रहना है और मैं कुछ पद नहीं लूँगा, तो राजनीति में ये चीज़ संभव नहीं दिखती। जी श्याम सुंदर शर्मा जी। देखिए परविंदर जी, मैं फिर आपको कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हालात राजस्थान के बने हुए हैं कि जन्मदिन का दिन हो, और अगर एक दिन पहले थोड़े दिन पहले अगर मुख्यमंत्री के यहाँ निवास पर अजय माकन के आयोजन पहले बनाए जाने के पर भोज हो और सचिन पायलट चले जाएं मुख्यमंत्री के निवास पर, खाना खा के भी आए, उनके समर्थक लोग भी चले जाएं, लेकिन जब उनका जन्मदिन आए तो आप उनके घर पास में ही है, बहुत दूर नहीं था,
आप जा सकते थे, उनको जाकर के बधाई दे सकते थे। तो लगता था कि आप में जो कटुता की बात है, आपसी समन्वय की बात है, वो शुरू हो गई, वापस से समन्वय शुरू हो गया है। लेकिन 12 बजे भी ट्वीट करके आप देते हैं कि आप यशस्वी, ये आपका दीर्घायु हो, और ये सारी बातें कर करके आप ट्वीट करके, तो आखिर आपके साथी हैं। और जब हाईकमान ने आपको कहा है कि आपको समन्वय करना है और बेहतर व्यवस्था करनी है, तो आपको पहल करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री के होने के नाते आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, और जिम्मेदारी को आप निभा पाने में ठीक तरह से सक्षम नहीं हुए। आपने संदेश दिया कि मैं अभी तक संतुष्ट तरीके से सचिन पायलट को गले से गले नहीं मिलाना चाहता हूँ। आप कोविड के मामले को ले लीजिएगा, मैं तो खुद भुगतभोगी हूँ। देखिएगा, अगर मैं खुद कोविड पे चपेट में आया, पूरा परिवार आया, मुख्यमंत्री कार्यालय ने मुझे सहयोग किया, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से मैं सरकारी अस्पताल में भर्ती होने गया, तो ये पर्ची है, मैं वापस आ गया है व्यवस्थाओं को देखते हुए, 1 घंटे तक बैठा रहा। मेरा जैसा सिफारशी व्यक्ति को अगर ये होना पड़े, और मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर सुधीर भंडारी प्रिंसिपल है, उन्होंने मुझे मेरे जैसे से 17,000 18,000 के टेस्ट लिखवा दिए, करवा दिए। और मैं कहता हूँ, वो देखिएगा, सीरम लैब है एक प्राइवेट, उसके बाद मुझे पता ही नहीं था क्या होगा क्या नहीं होगा। जो कि सरकारी टेस्ट हो सकते थे, सब कुछ हो सकता था, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों से टेस्ट कराए जा रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री लगाम नहीं लगाएगा तो आखिर लगाएगा कौन? आप देखिएगा, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको आप सतर्क कीजिए। कलेक्टर को कुछ पता ही नहीं है, ना जयपुर के ना बाकी लोगों को। तो आपको निश्चित रूप से 15 सितंबर को जो आप समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं कोरोना को लेकर के, और चुनाव हो जाएंगे 28 सितंबर को, जो सरपंचों के चुनाव बाकी रह गए थे वो होने बहुत, क्योंकि बहुत संख्या कम है ये तो। लेकिन जिला परिषद के और पंचायत समिति के चुनाव होंगे, उसमें बड़ी तादाद होगी, 20,000 से ज्यादा प्रतिनिधि चुन के आएंगे। उसके अलावा चुनाव में 10,000 से अधिक पार्ट से चुन के आएंगे। तो ऐसी स्थिति में चुनाव में क्या होगा? गांव तक कोरोना फैल गया तो आने वाले समय में स्थिति बहुत खराब है। 1500 केसेस रोज आ रहे हैं राजस्थान में, और संख्या बढ़ रही है मरने वालों की। सही है, सूरज जी ने कहा है, सूरज जी क्योंकि मेरे भी मित्र हैं, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। लेकिन जिस प्रकार के हालात राजस्थान के हैं, उस पे आपको संतोषजनक स्थिति नहीं करनी चाहिए। आपको बैठना पड़ेगा मंत्रिमंडल के साथ, आपको डॉक्टर्स को समझाना पड़ेगा कि आपको लूट बंद करनी पड़ेगी सरकारी लैबों की, जो जिस प्रकार से आप लुटवाने का काम कर रहे हैं जांचों के नाम पर, उसको रोकना पड़ेगा। सरकारी स्तर पर जांचें बढ़ानी पड़ेगी। जांच पंचायत स्तर पर, शहर में भी आपको प्रमुख तय करने पड़ेंगे स्पॉट के, यहाँ पर आपकी निःशुल्क कोरोना की जांच हो रही है। क्योंकि जांच पूरी तरीके से नहीं होगी तो एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा। राजनीतिक तौर पर तो विस्फोट हो ही रहा है, लेकिन अगर कोरोना के तौर पर विस्फोट हो गया तो राजस्थान के हालात दिल्ली से भी बेहतर खराब हो जाएंगे। इसलिए हमको राजस्थान में भीलवाड़ा मॉडल की बात हुई, भीलवाड़ा मॉडल अब क्या हुआ, जयपुर मॉडल क्या हुआ? आप निश्चित रूप से चिंतित हैं, गरीब को इलाज देना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, ये मैं मानता हूँ, लेकिन धरातल पे दिखे, इसके लिए आपको प्रभारी मंत्रियों को, एसडीओ को और बाकी अधिकारियों को तय करना पड़ेगा, जाके देखें, हालात सुधारें। और प्रतिपक्ष भी जिस प्रकार से कह रहा है उसको निश्चित रूप से और जोर से आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो हालात अच्छे नहीं है। मैं कह सकता हूं, क्योंकि मैं खुद अपने परिवार को, शर्मा जी, ये तो बड़ी बात है कि आप जैसे व्यक्ति की भी स्थिति अगर ऐसी है और आप जैसा बता रहे हैं, आप पर्ची दिखा रहे हैं, ये बड़ी डरावनी है। जिस तरह से आपको सीधा सीधा प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया गया कि भाई जाइए वहां पे जाकर जांच कराइए, और वो भी सीधा सीधा 28-30 हजार की जांचें, आखिर क्यों? ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और वास्तव में इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री को देखना चाहिए कि निचले स्तर पर इस तरीके की अगर स्थितियां हैं तो आम आदमी की स्थिति क्या होगी, क्योंकि हर व्यक्ति आज डरा हुआ है, सहमा हुआ है। अगर उसे इस स्थिति में हम उसका इस तरीके से फायदा उठाना चाहेंगे तो ये अपने आप में बड़ी शर्म वाली बात है, क्योंकि श्याम सुंदर शर्मा जैसे व्यक्ति की ऐसी व्यथा है तो आम आदमी की क्या होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और कहीं ना कहीं सरकार को चेतना होगा और देखना होगा कि ये क्या स्थिति है, क्या वास्तव में धरातल पर वो सब हो रहा है जो सरकार कर रही है। क्योंकि बहुत कुछ अगर ऐसा हो रहा है वहां पर तो इससे कोरोना के हालात और मैं कहता हूं भयानक हो सकते हैं। क्योंकि अभी तो वहां पे चुनाव है और पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव के अंदर अगर कोरोना की स्थिति बिगड़ती है तो क्या होगा?
क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं और इसलिए हम कहते हैं कि सत्ता का जो टेम्परेचर है बड़ा ऊपर नीचे हो रहा है राजस्थान के अंदर। और सूरज जी, एक बात जैसे श्याम सुंदर शर्मा जी ने बोली कि वास्तविकता यही है कि भाई मुख्यमंत्री बड़े हैं, ठीक है, सचिन पायलट छोटे हैं, उनके बेटे समान है, तो उन्हें उनको बधाई देनी चाहिए थी, स्वयं भी जाना चाहिए था, या बात कर लेनी चाहिए थी, या कुछ भी एक ऐसा संदेश देना चाहिए था। लेकिन आपको नहीं लगता कि भावनाएं कभी कभी ऐसी होती हैं कि कहीं भी अभी तक भी ऐसी स्थिति भी नहीं आई? क्योंकि देखिए, सरकार के खिलाफ बगावत हुई और उसके लिए कितना जोर उन्हें लगाना पड़ा होगा, तो उनकी मनोदशा भी उस स्थिति में थी। और ऐसे में फिर वही व्यक्ति जो अभी तक भी, क्योंकि ये पहल सचिन पायलट की तरफ से भी कहीं नहीं दिखी सार्वजनिक रूप से कि उन्होंने कहा हो कि आप मेरे पिता समान है, ठीक है, मेरे से जो हुआ वो गलत हुआ और अब हम मिलके काम करेंगे। तो ऐसी दोनों तरफ से कहीं ना कहीं जो एक, मैं कहूँगा, अदृश्य वार है वो चल रही है। उसके अलावा एक और गंभीर बात श्याम सुंदर शर्मा जी ने जैसे कही कि कोरोना को लेकर जो बातें हो रही हैं वास्तव में धरातल पर उसका उलट है। अगर हमारे लोग इस तरह से परेशान रहेंगे, वहाँ आम आदमी, क्योंकि जब श्याम सुंदर शर्मा जैसों की स्थिति ऐसी है जो अत्यंत सक्षम है, जिसके लिए खुद मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उनका इलाज हो, और निचले स्तर पर अगर इस तरीके की लापरवाही सामने आए तो फिर आम आदमी का तो फिर भगवान ही भरोसा है। फिर तो क्या कहना चाहेंगे सूरज जी आप? देखिए, निश्चित तौर पे आपने बड़ी बात कही है, और मैं तो ये जो हालात है ये सुनने के अंदर अजीब से लगते हैं। अभी भैरव सिंह जी की मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने सुना था, उन्होंने कहा था कि जो पत्रकार होते हैं वो सरकार के नाक और कान होते हैं, तो उनसे जो है सरकार देखती है कि भी फील्ड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और श्याम जी जैसे पत्रकार तो वरिष्ठ पत्रकार है, न सिर्फ राजस्थान के बल्कि तो राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार है। तो जब ऐसे नाक और कानों की स्थिति ये हो रही है कि इनको जो है वो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराना पड़ रहा है। परमेंद्र जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैं तो सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं पूरे समय फील्ड में रहा हूँ। जब लॉकडाउन था तब भी हमारी पूरी टीम बना करके और साथियों के साथ में हम जो है वो जनसेवा, लोगों की मदद करना, लंगर वगैरह का आयोजन कर रहे थे। और अभी भी अस्पतालों में जाता हूँ, हालात देखता हूँ, तो वहां पे जो हालात हम देखते हैं वो हालात ऐसे हैं कि हम उसको बताएं तो भी किसको बताएं। अभी आप देखिए कि मुख्यमंत्री के स्तर पे जो खबर छपी है, प्रेस नोट गया है, मैं समझता हूँ कि राजस्थान के लिए बहुत नुकसानदायक है कि वो 40 दिन किसी से मिलेंगे नहीं। तो ये आप यूं समझ लीजिए कि वे जो तमाम अधिकारी निकम्मे अधिकारी है और उनकी जो अव्यवस्थाएं हैं उन पे इस स्टेटमेंट ने पर्दा डालने का काम किया है। वो पहले से ही ईमान में दुबके हुए थे, अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकल रहे थे, फील्ड में जा नहीं रहे थे, चाहे कलेक्टर हो चाहे और अधिकारी हो, वो केवल सूचनाओं के आधार पे कागजी कर्मकांड का हिस्सा बने हुए थे और अपनी औपचारिकताएं कर रहे थे। अब तो उनको ये होगा कि भाई मुख्यमंत्री तक तो बात पहुंचेगी नहीं। आज कई पत्रकार उनसे मिलते तो हालात उनको बताते। आज हमारे जैसे समाज सेवक लोग हैं, मैं भी जाते रहता हूँ कई बार एलिगेशन लेकर के, तो उनको जो है स्थितियां अवगत कराते। अब किसी का मिलना संभव ही नहीं है, इसका मतलब सूचनाएं तो पहुंचेगी नहीं फील्ड की, और वही बात पहुंचेगी जो अधिकारी बताएंगे। तो ये जो हालात है लोगों के लिए बड़ी स्थितियां खराब होने वाली है। आप देखिए कोविड के अंदर आज जयपुर की जो राजस्थान की राजधानी है, ऐसी ऐसी प्राइवेट लैब कुकर मुत्तों की तरह उग करके आ गई है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था, जिनका कभी नाम ही नहीं सुना था। जबकि मैं तो राजस्थान के अंदर 25-30 सालों से ये मेडिकल सेवाओं से और इन सब से जुड़ा हूँ, तो उनकी लोगों की सेवा करनी पड़ती है, लोगों के साथ जाना पड़ता है। तो राजस्थान का ऐसा कोई मेडिकल लैब नहीं है, ऐसा कोई अस्पताल नहीं है जिनके बारे में हम अन्य भी हो। लेकिन इस बार तो ऐसे ऐसे लैब निकल करके जांच कर रहे हैं जिनका कोई पता ही नहीं है। तो ये जो स्थितियां हैं, ये जब तक सरकारी अंकुश इन पे नहीं रहेगा और अधिकारी मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूं कि और हालात बद से बदतर होने वाले हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि जो आंकड़ा शमशान घाट का है वो अलग आंकड़ा है और जो सरकार आंकड़ा दे रही है वो अलग आंकड़ा है। तो ये कब तक छुपेगा? आपके मोहल्ले पड़ोस के अंदर जब लोग जा रहे हैं, हम अपनों को खोते जा रहे हैं, तो कब तक छुपेंगे हालात? और दूसरी बात जो आपने कही है अभी, सत्ता का जो टेम्परेचर है, तो देखिए कि हालात चाहे कितने विकेट हो, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के अंदर पहली बार गुटबाजी हुई है, बीजेपी में भी रही है, गुटबाजी रही है, कितना ही चाहे विरोध रहा हो। और हमारे राजस्थान में मैंने देखा कि 2004-5 के आसपास से, 4 के आसपास से
जो उस समय के अध्यक्ष थे ललित चतुर्वेदी जी और वसुंधरा जी के बीच में बहुत ज्यादा मतभेद हो गए थे, आपस में बात नहीं करते थे। लेकिन ललित जी का जन्मदिन आया तो हमने अखबार में देखा कि वसुंधरा जी जो है एक गुलदस्ता उनको दे रही है, ऐसी फोटो छप गई। तो ये तो सामान्य शिष्टाचार है राजनीति का, ये होना ही चाहिए। भैरू सिंह जी थे तो वो तो पार्टी से भी अलग विपक्षी नेता है जो 2 दिन पहले उन पर आरोप लगा रहा है उसके जन्मदिन पे जाके लड्डू खिलाने। तो ये तो सामान्य राजस्थान की जो हमारी माटी है, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारी कल्चर जो थी उसमें ये था। लेकिन इस बार जो हालात विकट है तो हो सकता है वो सरकार के लिए कितना क्या फायदेमंद हो वो तो बिल्कुल इस बार हालात तलखी भरे हुए हैं और तलखी बहुत ज्यादा है। श्याम सुंदर शर्मा जी, क्योंकि समय भी कम है और आप ही से एक चीज जान लेते हैं, क्योंकि बीती आप पर है और जो आप बता रहे हैं वास्तव में वो बड़ी शर्मनाक स्थिति है और उस पर वास्तव में सरकार को सोचना चाहिए कि एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ अगर ऐसी स्थिति है तो आम आदमी के साथ कैसी स्थिति होगी। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे एक संदेश आम आदमी में जाए कि भाई ये कोरोना जैसी महामारी में अगर आप इस तरीके की हरकत करेंगे तो हम कैसे उस लड़ाई को लड़ेंगे। उस लड़ाई को लड़ने के लिए तो हमें सहयोग चाहिए और जो हो सकता है हमें वो करना चाहिए। श्याम सुंदर जी, एक बात पे हम आ रहे थे कि सारी चीज़ें चल रही हैं, सत्ता का टेम्परेचर अप डाउन हो रहा है, बहुत कुछ है और तलखी लेकिन अभी भी बनी हुई है। पर आप देखें जो सभ्यता जो संस्कृति है राजस्थान की पूरे विश्व में मशहूर है, ऐसा कभी नहीं था जैसा अब हो रहा है। क्या आपने देखा क्या कभी क्योंकि देखिए एक मनोस्थिति होती है, मुख्यमंत्री की मनोस्थिति क्या रही होगी वो आप भी समझ सकते हैं कि जिसकी सत्ता को हिलाया गया और अपनों के द्वारा हिलाया गया तो कहीं ना कहीं तलखी तो आएगी। ऐसे में सचिन पायलट की तरफ से भी अभी तक कोई इस तरीके की बातें, इस तरीके की सार्वजनिक रूप से या कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखा कि वो भी चाहते हो कि भाई ठीक है गले मिले जाए। तो जो चिंगारी हम वही कह रहे हैं कि ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है, तो कहीं ना कहीं दोष दोनों तरफ से अगर उधर ज़्यादा है 60% है तो 40% उधर भी है, क्योंकि तलखी तो फिर दोनों को मिलकर ही समाप्त करनी होगी। उसमें एक बार को तो हाईकमान आपको बैठा के कह सकता है कि नहीं भाई अब आप सुधर जाइए, अब आपके साथ ऐसे नहीं होगा, लेकिन आपका दिल तो अपने आप ही सुधरेगा ना, वो तो आप ही को सुधारना पड़ेगा। जी, कैसे देखते हैं आप उस मनोस्थिति को और अब आगे क्या होगा? जी देखिए परविंदर जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि राजनीतिक हालात सामान्य होने में समय लगेगा, राजनीतिक नियुक्तियों की बात बार बार हो रही है। अब देखिए क्या कि किसी तरह से जनवरी में जब कांग्रेस अधिवेशन हो और नया कांग्रेस का अध्यक्ष बने, उसके मुताबिक उनको जब उनके प्रभावशाली स्थिति बन जाए, क्योंकि मौजूदा स्थिति में अशोक गहलोत के हालात पहले जैसे हाईकमान के पास नहीं है। स्थिति में राजनीतिक नियुक्ति अगर समय पर हो जाती है, जैसे आज अजय माकन कह रहे थे कि हम इस पे विचार कर रहे हैं किस प्रकार से हो जाए, तो राजनीतिक नियुक्तियां बड़े पैमाने पर राजस्थान में होनी, मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, लेकिन मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जनवरी तक टल जाए सारी बातें। तो ठंडे बस्ते में यदि सब चीज चली जाती है और हालात ठीक नहीं होते हैं तो मान के चलिएगा कि जो कटुता मौजूदा स्थिति में वो बढ़ेगी। इसलिए चाहिए हाईकमान को चाहिए कि राजस्थान कमेटी बनाई है 3 लोगों की, और अजय माकन भी जिस प्रकार से सक्रिय हुए हैं, गुरदास कामवट जिस प्रकार से समीक्षा बैठके करते थे संभाग स्तर में जाकर के, वो शुरुआत अजय माकन ने की है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस में अंतर विरोध, अंतर कलह जो निचले स्तर पर है, और उन्होंने कहा कि हर महीने प्रभारी मंत्री जाएंगे, संगठन के साथ बैठेंगे। अब संगठन तो बनाओ पहले, बैठेंगे किसके साथ जब प्रदेश का केवल प्रदेश अध्यक्ष है, पदाधिकारी नहीं है, जिले में जिला अध्यक्ष नहीं है, उसका पदाधिकारी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अजय माकन जी को बहुत बड़ी चुनौती सामने है। चुनाव भी है, देखिए 26 जिलों में 3848 सरपंच और पंचों के चुनाव होने हैं, 4 चरणों में होंगे। उसके बाद जिला परिषद सदस्य और आपके पंचायत समिति सदस्य बड़े पैमाने पर होना है, और 129 शहरी निकाय के चुनाव होने हैं। तो चुनौती है सामने। प्रभारी जी, अगर आपने प्रभारी तरीके से
नहीं निभाई स्थिति, तो कांग्रेस की झोली में सत्ता का जो नीचे वाला संगठन है वो आपके हाथ से निकल गया, तो आने वाले समय में फिर विधानसभा कैसे जीतोगे, कैसे लोकसभा जीतोगे। तो निश्चित रूप से दोनों के बीच में समन्वय भी जरूरी है और संगठन में दोनों के लोगों को लाना भी जरूरी है, और सक्रियता कैसे बढ़े, ये बहुत बड़ी चुनौती अभी मौजूदा प्रभारी जी के सामने, और जो कमेटी बनाई है जिस प्रकार से 3 लोगों की कमेटी, केसी वेणुगोपाल, अहमद पटेल, और वो अभी क्योंकि राजस्थान में नहीं आए, दिल्ली में बैठ करके बातचीत हुई है। क्या राजस्थान में इसलिए नहीं आ रहे कि यहाँ आने के बाद विवाद बन गया, तो एक अंदर का जो गुलदस्ता छिपे हुए तरीके से दिख रहा है वो बिखर जाएगा। इसलिए उसको समेटे रखने के लिए कांग्रेस को बहुत बड़े स्तर, व्यापक पैमाने पर अपने हाथ कान नाक जो दिए हैं सामने, अजय माकन से काम नहीं चलेगा, और भी आपको तरीके से गोपनीय सूचना के आधार पर फैसले करने पड़ेंगे। चीजें हैं क्योंकि समय बड़ा कम है, और आपने जितनी चीज़ें बताई उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम सुंदर शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज सोनी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करेंगे कि श्याम सुंदर शर्मा जी की जो बातें हैं उस पर अमल करें कुछ लोग, क्योंकि जिस तरह से उनके साथ ऐसा किया गया कि एक वरिष्ठ पत्रकार के आपने देखने की जगह उनके टेस्ट लिख दिए प्राइवेट हॉस्पिटल में 28-30 हज़ार के, कहाँ से लेके आएंगे वो, तो ये बहुत ही मैं कहूँगा कि शर्मनाक बात है, और उस पर वास्तव में कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान का जो सत्ता का टेम्परेचर है आने वाले दिनों में बड़े उतार चढ़ाव वाला लगने वाला है, क्योंकि जिस तरह से बातें हो रही हैं लगातार वहाँ तल्खियाँ बनी हुई है, और पंचायत चुनाव है, उसके अलावा कोरोना को लेकर भी बड़ी चुनौतियाँ हैं। ऐसे में कोरोना का भी बड़ा विस्फोट वहाँ हो सकता है, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं बताए जा रहे हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव होना, जो आम आदमी का चुनाव है, उसमें कोरोना को लेकर क्या एसओपी का पालन होगा, कैसे हम सारी चीज़ों को, गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, ये भी अपने आप में सवाल है। उसके अलावा और वहाँ जो आपसी विवाद हैं वो भी बहुत ज़्यादा चरम पर हैं सरकार के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें, और हमारी पल पल नज़र रहेगी वहाँ के हालात पर, और ऐसे ही हम आगे भी आपको कुछ विषयों पर ऐसे खुलकर बताते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।